हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का वीडियो बना करके देता आ रहा हूं। अब मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों की इंग्लिश भी इम्प्रूव हो, इंग्लिश में भी आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और उम्मीद है मैं ऐसा कर पाऊँगा, मैं आप लोगों को सिखा पाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस बात को हम लोग तय कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को सिलेबस बता देता हूँ, जिसे पाठ्यक्रम कहते हैं। कि इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को सबसे पहले टेंस बताया जाएगा, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनके जितने भी काइंड्स हैं, जितने भी प्रकार हैं, वो बताए जाएंगे आपको। इसके अंदर पर्सन भी बताया जाएगा, सिंगुलर प्लूरल के भी बारे में बताया जाएगा, और एक पर्सन टेबल की भी जानकारी आपको दी जाएगी। जब टेंस समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉइस यानी वाच्य जिसे कहते हैं। तो वाच्य के विषय में आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताए जाएंगे। विभिन्न स्थितियों में एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है, उसके विषय में बतलाए जाएंगे। तीसरे नंबर पर आपको बतलाया जाएगा नरेशन को डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के भी विषय में आपको जानकारी दी जाएगी इसमें। साथ ही साथ चौथे नंबर पर आपको बताया जाएगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का मतलब हुआ जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इस तरह के सहायक क्रियाओं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। उसके बाद आपको बतलाया जाएगा पाँचवें नंबर पर नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स भी एक प्रकार के वर्ब होते हैं, जो कि जिसके विषय में आप लोगों को विस्तृत जानकारी ग्रामर के इस पाठ में दी जाएगी। छठे नंबर पर आपको बताया जाएगा सेंटेंस कनेक्टर या सेंटेंस लिंकर। सेंटेंस कनेक्टर दो वाक्यों को जोड़ने वाले होते हैं, इसके भी विषय में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ये आपका पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है। सातवें नंबर पर आपको पढ़ाया जाएगा क्लाउज एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो क्लाउज जो है वाक्यांश जिसे बोलते हैं, और कम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से वाक्यों के वाक्यांश मिलने से एक सेंटेंस जो होता है किस तरह से बड़ा हो जाता है, उसके भी बारे में बताया जाएगा। आठवें नंबर पर आपको बताया जाएगा रिमूवल ऑफ टू। ये टू जो है इसके प्रयोग के विषय में बताया जाएगा, और इसे हटा करके किस तरह से लिखा जाता है, इसके भी नियम को आपको समझाया जाएगा। नौवें नंबर पर आपको बताया जाएगा प्रीपोजिशंस। 10वें नंबर पर आपको बताया जाएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उसी प्रकार से 11वें नंबर पर आपको बताया जाएगा इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इस जितने भी प्रकार के सेंटेंस में चेंजिंग होते हैं, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। और 12वें नंबर पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के विषय में बताया जाएगा कि सब्जेक्ट कहाँ किसके साथ कौन सा वर्ब प्रयोग किया जाना होता है। इसके भी बहुत ही विस्तृत नियम होते हैं, इसके रूल को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो सिलेबस के विषय में आपको अंदाज हो गया होगा। तो मैं अपने पाठ्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ विशेष जानकारियां देना चाहता हूं। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है मॉर्फेम। मॉर्फेम का अर्थ होता है शब्दांश। मॉर्फेम क्या है इसके बारे में जानते हैं। मॉर्फेम वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता, पर कुछ शब्दों के आगे या पीछे आकर उनके स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। उन्हें हम मॉर्फेम कहते हैं। जैसे देखिए, कभी एस या ईएस किन्हीं शब्द के पीछे लगाए जाते हैं तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। उसी प्रकार से डी या ईडी लगा करके आईएनजी, या कभी कभी कुछ शब्द पीछे होते हैं कुछ आगे, जैसे अन आगे लग गया, नेस पीछे लग गया, लेस पीछे लग गया, एलवाई पीछे लग गया, डिस आगे लग गया। इस तरह से आगे पीछे लगने वाले शब्दों को हम लोग मॉर्फेम कहते हैं। तो अब मॉर्फेम के अंतर्गत आता क्या है, सफिक्स और प्रीफिक्स है। सफिक्स एंड प्रीफिक्स यानी प्रत्यय एवं उपसर्ग। ये नाम आगे पीछे लिखा गया है, सफिक्स आगे
और ये प्रत्यय आगे है प्रीफिक्स के लिए, और सॉरी उपसर्ग है आपके लिए प्रीफिक्स के लिए और सफिक्स के लिए प्रत्यय। तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर उसके मतलब को समझते हैं। सफिक्स यानी प्रत्यय जब मॉर्फेम को, यानी यही मॉर्फेम जिसे हम शब्दांश कहते थे, उसी मॉर्फेम को किसी शब्द के आगे, किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाए। जब किसी मॉर्फेम को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है तो इसे हम सफिक्स कहते हैं। तो अंत में आने वाले वर्ड्स सफिक्स होते हैं। जैसे देखते हैं, काउ जोड़ एस, काउ में एस जुड़ गया तो क्या हो गया काउज। तो इस प्रकार से इसके अर्थ बदल गए। उसी प्रकार से प्रूव जोड़ डी, प्रूव में डी जुट गया तो प्रूव्ड हो गया, अर्थ बदल गए। डायरेक्टली, डायरेक्ट जोड़ डर्ट जोड़ वाई है डर्टी। उसी प्रकार से बॉक्स जोड़ एस बॉक्सेज। तो कहीं ना कहीं बॉक्स, एक बॉक्स को कहा जाता है, एस लगने से बहुत सारे बॉक्स हो गए। तो इस प्रकार से सिंगुलर प्लूरल बनाने में या फिर अन्य शब्द के, नए शब्द के निर्माण में भी इन सफिक्स का और प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। डांस जोड़ा एनजी लग गया डांसिंग, स्मॉल जोड़ ईआर लगा स्मॉलर हो गया। उसी प्रकार से स्मॉल प्लस ईएसटी स्मॉलेस्ट हो गया। तो इस तरह से हमने सफिक्स के बारे में जान लिया। अब हम लोग थोड़ा प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं। प्रीफिक्स जिसे हम हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, जब मॉर्फेम को, यानी मॉर्फेम यही शब्दांश है, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मॉर्फेम में आते हैं। तो जब मॉर्फेम को किसी वर्ड के पहले जोड़ा जाता है, पहले, तब प्रीफिक्स कहा गया। जोड़ा जाता है तब इसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे अन प्लस काइंड अनकाइंड हो गया, प्री प्लस कॉजन प्रिकॉजन हो गया, प्री प्लस कॉजन प्रिकॉजन। डिज जोड़ ऑनेस्ट डिजऑनेस्ट हो गया। इसी प्रकार से री प्लस कॉल रिकॉल हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि तरह तरह के नए नए शब्दों के निर्माण में प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या योगदान है। तो आपको इससे संबंधित होमवर्क कुछ दिया जाता है, इसे आप देख लीजिए। होमवर्क है मेक द टू न्यू वर्ड्स यूजिंग दीज प्रीफिक्सेस। इन प्रीफिक्स का यूज करना है। अन, प्री, डिस, री, डी, इसी प्रकार से आई आर, आई एम, इन, मिस। इन प्रीफिक्स का यूज करके आपको दो दो वर्ड बनाने हैं। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर लिखा है मेक टू न्यू वर्ड्स यूजिंग दीज सफिक्सेज, यानी अभी यहाँ आपको सफिक्स के यूज से नए वर्ड बनाने हैं, जिसमें एस सफिक्स होना चाहिए, एस लगा होना चाहिए, डी लगा करके होना चाहिए दो वर्ड, ईडी लगा करके, ये पीछे लगाना है, EN, ING एंड LY। और आप अपने जवाब को इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और होमवर्क भी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।